प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों को ढेरों प्यार एवं शुभ आशीर्वाद। उम्मीद कर रहे हैं जहां भी हैं आप स्वस्थ हैं और खूब मन लगा के पढ़ रहे हैं। ध्यान दीजिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो केवल तथ्य पर बल देके सीधे नौकरी पाना चाहते हैं, और ऐसे लोग आजीवन नौकरी की तैयारी करते रह जाते हैं लेकिन नौकरी उन्हें नहीं मिलती। अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं मेरी बात को, तो आप भी गौर कीजिएगा कि आप कितने साल से तैयारी कर रहे हैं, क्यों असफल हैं। तो इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि तथ्य रटने पर आप हमेशा बल दिए। और मैं फिर कह रहा हूं, तथ्य जो होता है वो कंफ्यूजन है, और हम लोग का जो मेमोरी है एक लिमिट समय तक ही उसको याद रख सकता है। तो किसी भी तथ्य को अगर उसको कॉन्सेप्ट से जोड़ लीजिएगा तो वो तथ्य क्या हो जाएगा, कहानी की तरह एक मानसिक पटल पे जो है, मानस पटल पे आपके चित्र के रूप में उभर जाएगा, तो वो लंबा टाइम याद रहेगा। दूसरा कारण ये होता है कि जल्दीबाजी के लिए भी लोग क्या करता है कि तथ्य रट के सोचता है कि काम हो जाएगा, चलो इसमें से कर ली, हो गया। ऐसा तैयारी नहीं होता है। आपको उसके लिए एक निश्चित समय निर्धारित करना होगा। अगर 3 महीना से लेकर 6 महीना के बीच में तैयारी हो जाता कंप्लीट 0 लेवल से, तो आज हर कोई आईएएस होता है, हर कोई किसी न किसी पद पे होता। लेकिन ये जानते आप ऐसा नहीं होता है, उसके लिए समय देना होता है। तो मेरे जो पढ़ाने का तरीका है बहुत से लोग पसंद कर रहे हैं, और बहुत से लोग दूर भी भाग सकते हैं कि नहीं सर बहुत विस्तार से जा रहे हैं। विस्तार से क्यों जा रहे हैं? हम भी चाहते तो 5 तथ्य लिख देते, समझा देते, आपका काम चल जाता, लेकिन उससे आपको नौकरी थोड़ी मिलता। आप संतुष्ट जरूर हो जाते, लाइक कर देते, कमेंट कर देते, वेरी गुड, बहुत अच्छी। लेकिन मुझे वेरी गुड और बढ़िया कमेंट से ज्यादा प्यारा आप लोग का कैरियर है। इसलिए हम जिस तरीके से पढ़ा रहे हैं उसी तरीके से अगर आप लोग नहीं पढ़िएगा तो हम कह रहे हैं पछताइएगा। और फिर 2 साल बाद, साल भर बाद जब आंख खुलेगी तो फिर से इस वीडियो को देखिएगा या हमें ढूंढिएगा। तो उससे अच्छा है अभी से सतर्क हो जाइए, और जैसे पढ़ा रहे हैं वैसे पढ़िए। अरे 9 महीने से 12 महीना लगेगा, 6 महीना रिवीजन करने में लगेगा, 1.5 साल नहीं 2 साल। अगर 2 साल में ही कोई बढ़िया नौकरी मिल जाता है तो क्या दिक्कत है कि नहीं? तो प्लीज थोड़ा सा इस चीज को गौर कीजिए। अगर वाकई में आप नौकरी पाना चाहते हैं, ऐसे ही होता है। ऐसा नहीं मैं भी स्टूडेंट लाइफ जिया हूं, कुछ कमियां रही है मुझमें, तभी तो मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। तो अगर वो चीज अगर आप में है तो हम तो उसको दूर करने का प्रयास करेंगे ना, एक गुरु होने के नाते। तो प्लीज आप लोग इस चीज पर थोड़ा गौर कीजिए। चलिए, आज हम लोग मध्यकालीन भारत के अंतर्गत जो पिछला वीडियो था वो था अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। हम लोग देखे कि आंतरिक जो लगातार एक के बाद एक आंतरिक उसके प्रति जो विद्रोह होना शुरू हुआ, उसकी जान पर खतरा बन गया, उसको उसने दबाने के लिए 4 अध्यादेश जारी किया, और इस तरह से उन अध्यादेश के द्वारा जो है अलाउद्दीन खिलजी अपने ऊपर हो रहे आक्रमणों से और साथ ही वैसे लोगों से जो उसके विरुद्ध षड्यंत्र कर सकते थे, उन सबों से वो निजात पा लिया। उसके बाद हम लोग आते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। आगे काफी इंपॉर्टेंट है अलाउद्दीन की राजस्व से संबंधित नीति, यानी अगला जो हम लोग अध्ययन करेंगे राजस्व से संबंधी नीति के बारे में। ठीक है, राजस्व से संबंधित नीति। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अलाउद्दीन एक शक्तिशाली एवं निरंकुश राज्य की स्थापना करना चाहता था, है ना? अलाउद्दीन एक शक्तिशाली एवं निरंकुश राज्य की स्थापना करना चाहता था। शक्तिशाली और निरंकुश राज्य की स्थापना करना चाहता था। ऐसी परिस्थिति में आप खुद बताइए कि शक्तिशाली और निरंकुश राज्य बनेगा कब? जब उसके पास कमाई होगा, आय होगा, धन होगा, तभी ना वो एक बृहद सेना रखेगा और उस सेना के द्वारा एक शक्तिशाली और निरंकुश राज्य कायम कर पाएगा। तो सबसे मेन फीचर्स यहां आता है, आय बढ़ाने के लिए उसने कुछ राजस्व से संबंधी जो सुधार किया, उसी को हम लोग यहां देखेंगे। और फिर कह रहे हैं ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, पद्मिनी वाला कहानी भी सुनाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ आप लोग इस सब चीज पर भी गौर करते चलिए, क्योंकि यहां से सवाल ज्यादा
बनता है। ठीक है ना। तो शक्तिशाली और निरंकुश राजतंत्र की स्थापना करने के लिए उसने राजस्व से संबंधित जो नीति को अपनाया, उसमें उसने सबसे पहले क्या किया कि जो भी पूर्व के सुल्तानों के द्वारा मुफ्त में जमीन दिया गया था, इनाम के रूप में दिया गया था, पेंशन के रूप में दिया गया था, है ना, उन सबों को छीन लिया। मतलब अगर पहला पॉइंट अगर हम आपको बताएं तो सर्वप्रथम उसने क्या किया, इनाम, वक्फ, पेंशन इत्यादि के रूप में जो जमीन दिया गया था, है ना, उन लोगों का जमीन जो अभी सेवा नहीं कर रहे थे, ऐसे लोगों का वो क्या किया, जमीन छीन लिया। इससे क्या फायदा हुआ, इससे फायदा हुआ कि खालसा भूमि में अचानक वृद्धि हो गई। खालसा भूमि का मतलब होता है सरकार के अधिकार की भूमि, जो राज्य के नियंत्रण में जो जमीन है ना, उस जमीन को, उस भूमि को क्या कहा जाता है, खालसा भूमि कहा जाता है। तो खालसा भूमि में वृद्धि हो गई। उसके बाद उसने जो है, जो पुराने एक तरह से जमींदार वर्ग टाइप के लोग थे और जिनका काम था लगान वसूल करना, ऐसे लोगों को उस समय कहा जाता था खूत, मुकद्दम, चौधरी, इस तरह का नाम आपको मिलेगा। ओवरऑल ये लोग जमींदार टाइप के लोग थे और इनका काम क्या था, लगान वसूल करना था। कुछ इतिहासकार लिखते हैं ये लोग पहले से ही हिंदू वर्ग के लोग हुआ करते थे और जो है कुछ लगान वसूलते थे और कुछ पैसा दिए, कुछ नहीं दिए, मनमाने तरीके से लगान वसूलते थे। और आप समझ ही रहे हैं लगान इनमें न्याय होता है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, इनके अधिकार को छीन लिया, है ना, इनके लगान वसूलने के अधिकार को छीन लिया और इनके जगह पर एक नए एक तरह से अधिकारियों की नियुक्ति की। इसका फायदा यह हुआ कि जो पुराने जमींदार थे वो और साधारण किसान दोनों इक्विवेलेंट हो गए, बरोबर हो गए, है ना। मतलब इनकी पुराने जो जमींदार थे काफी शक्तिशाली थे, तो राजा के विरुद्ध षड्यंत्र कर सकते थे, सुल्तान के विरुद्ध षड्यंत्र कर सकते थे, तो उनकी शक्ति भी टूट गई और एक ईमानदार लगान अधिकारी की भी नियुक्ति हो गई। तो इससे ये फायदा हुआ और अचानक से राजकोष में वृद्धि होने लगी। ठीक है ना। तो इस तरीके से दो बात देखे। अब हम लोग देखते हैं कि इसके अलावा जो अलाउद्दीन ने क्या किया, तो अलाउद्दीन ने क्या किया कि जो लगान था ना उसका दर आधा कर दिया। पैदावार का लगान कितना था, मस्ट बी, कितना बार ये परीक्षा पूछा हुआ है, पैदावार या उपज, अब जो समझना है समझिए, है ना, इसका कितना कर दिया, सीधे उपज का आधा कर दिया। ये सवाल कई बार परीक्षा में पूछा हुआ है। अलाउद्दीन ने भू राजस्व का दर क्या था, तो भू राजस्व का दर कितना हो गया, आपको आधा कर दिया, है ना। ठीक है ना। इसके साथ साथ उसने जो है भूमि की पैमाइश करवाई और इस पैमाइश के आधार पर वो लगान का निर्धारण करता था। भूमि को नपवा कर, नपवाने के लिए उसने जो इकाई बनाया था उसको कहा जाता है बिस्वा, एक बिस्वा ऐसे। तो इसका जन्मदाता कौन था, अलाउद्दीन था। तो भूमि की पैमाइश कराकर उसने जो है लगान का निर्धारण करना शुरू किया। उसके लिए जो उसने इकाई बनाई उसी को कहा जाता है बिस्वा। ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, तो लगान पैदावार का कितना हो गया, उपज का आधा, और उसके बाद लगान का निर्धारण कैसे, तो 20वां इकाई के आधार पर, मतलब पैमाइश करके लगान का निर्धारण किया जाता था। ठीक है ना। उसके बाद मोस्ट भी आई, अलाउद्दीन ने देखा कि इससे भी काम नहीं चल रहा है तो उसने दो नवीन कर भी लगाए, टैक्स भी लगाया। एक को बोलते हैं मकान कर या घर से बना है, या घरी कर, और दूसरा था चराई कर। ठीक है। मकान कर या घरी कर, ये एक्चुअली जो लोग रहते थे घर में ना, झुग्गी झोपड़ी, उस तरह के मकान से लिया जाने वाला टैक्स था। जबकि चराई कर जो था ये दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था, चराई वाला जमीन पर नहीं, दुधारू पशु जो पालता था उस पशु पर लगाया गया कर क्या कहलाता है, चराई कर कहलाता है। जबकि मकान या घरी कर जो था लोगों के निवास स्थान वगैरह से लेता था। तो आप बताइए, लगान अगर हम लोग जोड़े तो भू राजस्व का कितना हो गया, आधा हो गया। उसके बाद मकान कर हो गया, उसके बाद आपको चराई कर हो गया, है ना। उसके बाद मान लीजिए कोई व्यापारी है तो पहले से जो चला आ रहा था आयात,
निर्यात कर वो चलता रहा, उसके बाद जजिया पहले की तरह चलता रहा। तो ओवरऑल सब मिला के देखा जाए ना तो अलाउद्दीन के समय में जो है 75 से 80% कर के रूप में लोग दे देते थे अपने कमाई का। 75 से 80% जो है वो एक आदमी जो है अपने कमाई का कुल कितना 75 से 80% कुल हो गया। लेकिन यहां ध्यान सावधानी बरतता है, अगर पूछे परीक्षा में भू राजस्व या उपज का या पैदावार का कितना तो आधा, पैदावार का आधा। कुल सभी कर मिलाकर एक व्यक्ति को लगभग 75 से 80% तक कर का भुगतान करना पड़ता था। इस तरीके से उसने जो ये सारी व्यवस्था को स्थापित किया उसकी देखभाल के लिए एक उसने विभाग बनाया और उस विभाग का नाम है दीवाने मुस्तखराज। दीवाने मुस्तखराज, मुस्तखराज, खराज याद रखिए, खराज, खराज कर खराज है ना, जजिया जकात है ना, इस तरह दीवाने मुस्तखराज है ना। इसकी स्थापना किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। चलिए, तो ये अलाउद्दीन के राजस्व से संबंधित नीति है। इसमें हम आपको फिर से एक बार रिवीजन कराते हुए कुछ मुख्य बिंदु पर फोकस डलवाने का प्रयास कर रहे हैं। तो उसने जो क्या किया, सबसे पहले जो इनाम, वक्फ, पेंशन इत्यादि के रूप में जो जमीन दिया गया था उसको छीन लिया, इससे खालसा भूमि में वृद्धि हुआ। उसके बाद जो लगान अधिकारी थे, जो जमींदार वर्ग के लोग थे, जो जिसको उसका अधिकार वापस ले लिया और उसकी जगह पर नए लोगों की नियुक्ति की, ठीक है ना। उसके बाद देखें तो पैदावार का आधा लगान के रूप में डिसाइड कर दिया है ना। उसके बाद लगान का निर्धारण जो पैमाइश करा कर किया और पैमाइश का पैमाना बिस्वा था, 1 बिस्वा, इस तरीके से किया। इसके साथ साथ उसने 2 नवीन कर लगाए। ये नवीन कौन कौन थे? मकान कर और चराई कर। इस तरीके से कुछ पुराने कर जो चले आ रहे थे वो कंटिन्यू चलते रहे, जैसे जजिया कर, आयात निर्यात कर इत्यादि है ना। इस तरीके से कुल कर लगभग कितना हो गया? 75 से 80% हो गया। और इस सब राजस्व संबंधी विभाग जो था उसका नाम था दीवाने मुस्तखराज। चलिए, अब हम लोग देखते हैं अलाउद्दीन की सैन्य व्यवस्था। तो हम लोग बार बार इस बात को जिक्र कर रहे हैं, एक शक्तिशाली और निरंकुश। तो एक शक्तिशाली और निरंकुश राज्य का जो स्थापना करना चाहेगा वो शासक एक बड़ी सेना तैयार करेगा कि नहीं करेगा? तो अलाउद्दीन ने जो है उसने एक अपने राज्य को निरंकुश आधार देने के लिए और एक शक्तिशाली राज्य बनाने के लिए एक विशाल सैन्य व्यवस्था की स्थापना की। साथ ही उसके समय की जो परिस्थिति थी वो भी उसको जो है एक मजबूत सैन्य व्यवस्था स्थापित करने के लिए प्रेरित किया। अगर परिस्थिति को देखें तो सबसे पहले आंतरिक विद्रोह को दबाने के लिए। दूसरी बात अगर देखें तो दूसरी बात आता है कि वो तो पूरा विश्व जीतने के लिए निकला था, लेकिन उसके जो मित्र थे दिल्ली का कोतवाल अल्लाह उल मुल्क, उसने कहा दक्षिण भारत तो पहले जीतिए। तो संपूर्ण भारत की विजय, एक तरह से संपूर्ण भारत की विजय, इसमें आपको आ जाएगा दक्षिण भारत, राजपूत राज्य, ये सब आ जाएगा। साथ में तीसरा देखें तो मंगोलों से सुरक्षा है ना। इन सब उद्देश्यों से उसने जो है एक विशाल सेना तैयार की। अब ये जो सेना तैयार किया इतनी भारी संख्या में, उसको उसने पूरे भारत में रखा कि केवल केंद्र में रखा? तो अधिकांश इतिहासकार कहते हैं कि उसने केंद्र में ही केवल एक बड़ी सेना रखी थी, केंद्र में एक बड़ी सेना रखी थी। तो केंद्र में एक बड़ी सेना रखने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? यह सवाल आपके परीक्षा में पूछा जा चुका है। केंद्र में एक बड़ी सेना रखने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था। वो जो है ना, इन सेनाओं का वेतन, प्रशिक्षण, मतलब जो भी इनकी जरूरत की चीज थी वह स्वयं तय करता था, ठीक है ना। मतलब इसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं होने देता था। कारण यह था कि अगर सेना
अगर निराश हो जाएंगे तो विद्रोह कर देंगे या फिर धोखा दे देंगे। तो ऐसे परिस्थिति में अलाउद्दीन का जो है उद्देश्य कभी पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए अलाउद्दीन सेना से संबंधित हर कार्रवाई को खुद करता था, है ना। उसने जो है सेनाओं का जो वेतन निर्धारण किया था वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको देखिएगा आप लोग। उसने दो तरह के सैनिक होते थे। एक सैनिक को बोला जाता था, एक प्रकार के सैनिक को एक अस्पा, अब एक होता था दो अस्पा। यहां ध्यान देना आपको, एक अस्पा का मतलब होता है जिसके पास, जिस सैनिक के पास एक घोड़ा, एक सैनिक एक घोड़ा होगा तो उसको क्या कहा जाएगा, एक अस्पा। और इसको जो है 234 टंका प्रति वर्ष वेतन दिया जाता था। कितना? 234 टंका। जबकि दो अस्पा सैनिक के पास दो घोड़ा होता था और इसको जो है प्रति वर्ष जो है 378 टंका प्रति वर्ष दिया जाता था। अब समझ सकते हैं आप लोग कि उसकी जो विशाल सेना थी, उसमें सेना के दो प्रकार हो गए। एक सैनिक वैसे होते थे जो एक अस्पा कहलाते थे। एक अस्पा का मतलब वो एक घोड़ा वाला सैनिक, और दो अस्पा का मतलब वो दो घोड़ा वाला सैनिक। एक अस्पा को कितना वेतन दिया जाता था? 234, जबकि दो अस्पा को 378। ठीक है। इसके साथ साथ चूंकि उसके शासन का मेन आधार सेना ही था, तो सेना के प्रशिक्षण पर बल देता था। तो आप बताइए, प्रशिक्षण प्राप्त सैनिक, प्रशिक्षण देने में उसको कितना खर्चा लगता होगा? अगर वो प्रशिक्षण प्राप्त सैनिक अपने जगह पर दूसरे को भेज दे तो फिर उसका उद्देश्य पूरा हो पाता? नहीं उद्देश्य हो पाता। इसलिए इतिहास में पहला शासक, याद रखिएगा, जो आज हम लोग कोई कंपटीशन देने जाते हैं तो फोटो मांगता है ना, तो फोटो की प्रथा किसने शुरू की? अलाउद्दीन खिलजी ने। लेकिन उस समय ऐसा टेक्नोलॉजी नहीं था कि उसका हुलिया बना के रखा जाए, बल्कि उसके हुलिया के बारे में ब्यौरा लिखा जाता था। नाक लंबा, गाल पर तिल, हेने मासा होने। तो सैनिकों की हुलिया, ध्यान दीजिएगा, क्या? सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा किसने शुरू की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। मोस्ट में भी है, इसको ध्यान दीजिएगा। साथ ही तो सैनिक से संबंधित समस्या खत्म हो गया। मान लें कि सैनिक पर डाउट है तो उसका तुरंत रजिस्टर निकालेंगे, हुलिया चेक करेंगे, भाई तुम्हारा तो हुलिया नहीं मिला, तुम अपनी जगह पर किसी और को भेज दिया है। तो इस तरीके से अलाउद्दीन ने सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा शुरू की। इसके साथ साथ जो सेना में घोड़ा होता था, वो घोड़ा भी प्रशिक्षण प्राप्त और काफी अच्छे नस्ल का घोड़ा होता था। तो कोई सेना को कुछ पैसा वैसा दे कर चाहता तो घोड़ा एक्सचेंज कर सकता था कि नहीं? तो घोड़े के लिए उसने एक प्रथा शुरू की, जिसको बोलते हैं दागने की प्रथा। घोड़ों को दागने की प्रथा। ठीक है। तो ये दोनों सवाल परीक्षा में खूब पूछा गया है। घोड़ों को दागने की प्रथा, सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा किसने शुरू की? तो इसको शुरुआत करने वाले व्यक्ति का नाम है अलाउद्दीन खिलजी। अब इन इस सब सैन्य कार्य को देखने के लिए उसने एक अलग से विभाग बनाया, जिसका नाम था दीवाने अर्ज। दीवान ए अर्ज, मोस्ट बीबीए। दीवाने मुस्तखराज हम आपको बता चुके हैं, है ना। राजस्व से संबंधित कौन सा विभाग था? दीवाने मुस्तखराज। दीवाने अर्ज क्या था? तो सैन्य विभाग से संबंधित था। ठीक है ना। इसके साथ साथ उसने मंगोलों से सुरक्षा के लिए जो बलबन के द्वारा उत्तर पश्चिम में किला बनाया गया था, बलबन वाले वीडियो में बताए थे कि बलबन ने मंगोलों से सुरक्षा के लिए दूदू को किला बनवाया था। उस किला का मरम्मत जो है अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया और वहां भी प्रशिक्षित सेना रखा। अब यहां पे एक बात आती है कि उसकी जो सेना थी उतनी विशाल थी, तो इतनी विशाल सेना को वो जो पैसा देता तो फिर उसका वेतन से ही 5-6 वर्ष में राजस्व खत्म हो जाता। तो इसके लिए उसने क्या किया? इसके लिए उसने एक बाजार व्यवस्था को जन्म दिया। तो अगला हम लोग का हेडिंग है अलाउद्दीन खिलजी संबंधित बाजार व्यवस्था। तो यहां पे आप पहले बात ध्यान में रखिएगा कि उसने केंद्र में जो इतनी बड़ी सेना रखी थी, इतिहासकार लिखते हैं कि अगर उनको वेतन दिया जाता समय के हिसाब से तो 5 या 6 वर्ष में राजकोष खाली हो जाता। तो एक बहुत बड़ी समस्या पैदा हो जाती कि नहीं। अच्छा, जितना टैक्स लेना चाहिए तो उससे ज्यादा ले रहा है, टोटल मिला के 80% भू राजस्व का 50%।
अब कितना जनता से टैक्स ले, अब उसे ज्यादा लेगा तो जनता तो विद्रोह कर देगा सीधा। तो इतना बड़ा सेना रखना भी उसके लिए जरूरी था, क्योंकि उसको पूरा भारत जीतना था, एक निरंकुश राज्य की स्थापना करनी थी। ऐसी परिस्थिति में वो सेना की संख्या भी नहीं कम कर सकता था, कम वेतन देता तो सेना रहते नहीं। तो वहां पर उसने कुशल प्रशासक की भांति बाजार, एक नवीन बाजार व्यवस्था को जन्म दिया। इसके अंतर्गत सबसे पहले उसने सेनाओं के वेतन को कम कर दिया, और उस कम वेतन में सैनिक विद्रोह कब नहीं करेगा, जब उसका काम उसमें चल जाएगा। यानी कि सेना का किसी भी अधिकारी कर्मचारी को जो वेतन मिलता है, वो वेतन क्या होता है, एक्चुअली उसके लिविंग स्टैंडर्ड के हिसाब से होता है। तो यदि उसका वेतन उसके जीवन के लिए पर्याप्त है तो विद्रोह नहीं करेगा, कम पड़ेगा तब तो वो सोचेगा कि काम करना है या छोड़ना है। तो उसने क्या किया, वेतन कम किया, साथ में उसने क्या किया कि पूरे बाजार में एक दर प्रणाली, एक ऐसा मैंने हर वस्तु का दाम वो स्वयं तय करता था। मतलब वस्तुओं के दाम को सबसे पहले उसने कम कर दिया, वस्तुओं के दाम को कम कर दिया, ताकि सेना जो है कम वेतन पाकर भी अपना जीवन जो है सुविधापूर्वक जीवन जी सके। ठीक है ना। उसने जो है सभी प्रकार के वस्तुओं जैसे अनाज, दाल, कपड़ा, सब्जी, गुलाम, मेवा, मांस, सुई, धागा, बिल्कुल कंघी, मतलब जितने वस्तु हो सकते थे एक आम आदमी के लिए जरूरी, उन सारे वस्तुओं का उसने दाम कम कर दिया। साथ ही उसने एक सहाने मंडी नामक एक ऑफिस बनवाया। एक तरह से रजिस्ट्रार का ऑफिस था, जहां पर सभी व्यापारियों को अपना जो है रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण करवाना पड़ता था कि हम ये सामान इतना रेट पर बेच रहे हैं, है ना। इसके अतिरिक्त उसने जो है लोगों के जो होते हैं ना कि सामान का संग्रह करना, तो वस्तुओं के संग्रह पर रोक लगा दी, वस्तुओं के संग्रह पर क्या किया, रोक लगवा दिया। ठीक है। और साथ ही उसने एक और विभाग बनवाया जिसका नाम है दीवाने रियासत। तो यहां ध्यान रखिएगा, सहाने मंडी होता था, मंडी ये एक्चुअली एक ऑफिस टाइप का था जहां पर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता था, लेकिन सहाने मंडी पर भी दीवाने रियासत का कंट्रोल होता था, और किसी भी प्रकार का विवाद ना हो इसके लिए उसने जो है न्याय करने के उद्देश्य से उसने बनाया था सराय अदल। मोस्ट वीवीआई थोड़ा ध्यान दीजिएगा, सराय अदल ध्यान दीजिएगा। तो ध्यान दीजिए, तो अलाउद्दीन ने जो एक बड़ी सेना केंद्र में रखी थी उसको वेतन कम कर दिया, उस वेतन में सेना सुविधा पूर्वक रहे, इसके लिए उसने जो है बाजार व्यवस्था, एक नवीन प्रकार के बाजार व्यवस्था को जन्म दिया। इसके अंतर्गत उसने हर वस्तुओं के दाम को कम कर दिया, है ना, ये बताया, वस्तुओं के दाम को कम कर दिया, जैसे अनाज, दाल, कपड़ा, सब्जी, गुलाम, मेवा, मांस, सुई, धागा, कंघी, सभी प्रकार के आवश्यक वस्तुओं के दाम को कम कर दिया। ठीक है ना। उसके बाद व्यापारियों के अपने व्यापार जो करते थे वस्तु का, उसके लिए एक रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट बनवाया जिसका नाम था सहाने मंडी। लोग जो है वस्तुओं का संग्रह न कर रहे, इसके लिए उसने पूरा प्रयास किया। साथ ही उसने दीवाने रियासत और सराय अदल नामक विभाग का भी गठन किया। अब यहाँ सवाल एक उठता है कि अलाउद्दीन ने जो इतनी बड़ी सेना रखी थी वो पूरे भारत में रखी थी, तो फिर क्या यह जो वस्तु का दाम कम किया गया या इतनी व्यवस्था की गई वो पूरे भारत में की गई या केवल दिल्ली में की गई? तो यहाँ पर ज्यादातर इतिहास इस बात को लेकर एकमत है कि यह जो व्यवस्था थी यह केवल दिल्ली में ही थी, क्योंकि एक बड़ी सेना जो है दिल्ली में ही रखी गई थी। इसलिए अगर परीक्षा में सवाल पूछता है अलाउद्दीन की बाजार व्यवस्था जो थी वो कहां, पूरे भारत के लिए थी या केवल दिल्ली के लिए थी, तो आपका जवाब क्या होगा, केवल दिल्ली के लिए थी। यहाँ एक और बात जानते चलिए, इतना
कठोर बाजार व्यवस्था को लागू कराने के लिए एक निरंकुश शासक की जरूरत थी। इसीलिए जैसे अलाउद्दीन की मौत होती है, उसके उत्तराधिकारी उतना योग्य, उतना कठोर, उतना निरंकुश नहीं थे। इसीलिए अलाउद्दीन के साथ ही इस बाजार व्यवस्था का भी समापन हो जाता है। अब इन सारी व्यवस्था को देखने के बाद हम लोग चलेंगे साम्राज्य विस्तार की ओर, लेकिन इस वीडियो में नहीं, पहले इसी को आप लोग पचा लीजिए, बार बार सुनिए, इससे बहुत सारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बैंक से उसको बनाइए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।